चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर सैलरी। सैलरी के पहले क्या क्या देखा? सैलरी के पहले हमने देखा बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज में हमने सारी प्रकार की डेफिनेशंस देखी। सबसे पहले देखा कि किस टाइप के बंदे को इंडिया में टैक्स लगेगा, कौन कौन सी इसी इनकम पे उसे इंडिया में टैक्स भरने की जरूरत है, कितने प्रकार के लोग होते, कितने प्रकार के असेसीज होते हैं, कितने प्रकार की हेड्स ऑफ इनकम्स हमारी है। कंप्यूटेशंस हमने पूरे देखे अच्छे से कि भाई कंप्यूटेशन में हमें हमारी जो सारे प्रकार की जो इनकम है उस पर टैक्स जो जो हमारा बनेगा, और टैक्स के बाद में जो टीडीएस डिडक्ट होगा उन सबको हम किस प्रकार से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएंगे। अभी हेड्स ऑफ इनकम में सबसे पहला हेड जो हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है सैलरी। सैलरी सेशन नंबर 1 में बात सिंपल सी ये करेंगे कि दिल से दिल तक की बात क्या है। सैलरी होने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश है। अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश है तो ही हम उस इनकम को सैलरी हेड के तहत कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाने के बाद ऐसी कई सारे अमाउंट आपको मिलते हैं जो कि अदर सोर्स की कंडीशंस में को भी फुलफिल करते हैं, लेकिन उनको भी हम सैलरी कंसिडर करते हैं। ठीक है, सैलरी के बारे में अब थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की हम बात क्या करते हैं, एक ब्लैंक पेज पे लिखते हैं नया। तो सबसे पहले क्या क्या बात की है कि साहब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना चाहिए। पहली बात, अगर ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया तो जितने भी प्रकार की इनकम है, मेरी पेन क्यों चलना बंद हो गई, एक मिनट। तो अगर मेरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया तो कई सारी अदर सोर्स की इनकम भी अगर आपके एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलती है तो भी उसमें सैलरी के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। सैलरी आपको जो मिलती है ना सर जी, वो आपको मिलती है, एक तो बैंक ट्रांसफर जो आपके अमाउंट होते हैं जिसको हम बेसिक सैलरी बोलते हैं। इसके बाद में आपको आपके एम्प्लॉयर से कई प्रकार के अलाउंस भी मिलते हैं। अलाउंस के साथ साथ कई प्रकार के आप परक्यूजिट्स रिसीव करते हो, और परक्यूजिट्स के साथ साथ कई प्रकार के रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो कुल मिला के पूरे चैप्टर में तीन बातें अच्छे से हमको पढ़नी होती है कि साहब अलाउंस जो हमको मिल रहे हैं वो कितने प्रकार के टैक्सेबल होते हैं और कितने प्रकार के टैक्स फ्री होते हैं, और उनकी लिमिट क्या होती है। परक्विजिट्स अगर आपको कुछ मिल रहा है, परक्विजिट्स का मतलब क्या है? परक्विजिट्स का मतलब ऐसा अमाउंट या ऐसी प्रकार की फैसिलिटी जो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अदर देन कैश में प्रोवाइड की है, उस प्रकार के परक्विजिट्स भी टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं। मेरे से बच्चे ने पूछा है, बहुत सिंपल से मेरे बच्चे ने पूछा, सर परक्विजिट्स क्यों टैक्सेबल होते हैं? तो सर परक्विजिट इसलिए टैक्सेबल होते हैं कि कल की डेट में अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी के बदले में आपके घर का रेंट भरना स्टार्ट कर दिया, आपको एक रेंट फ्री घर दे देना स्टार्ट कर दिया, आपको फूड प्रोवाइड भी करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या ये सब चीज इन सब चीजों पे टैक्स नहीं देना होगा? बिल्कुल, ये सब एक प्रकार के इनडायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट होंगे, इसलिए उस पर टैक्स आपको देना होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट में एम्प्लॉय को दो चीजें मिलती हैं। एक तो होती है सर जी ड्यूरिंग द ईयर, उसका बेनिफिट आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे आपको ड्यूरिंग द ईयर मिलता है, और एक मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट।
ड्यूरिंग द ईयर मतलब अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे कुछ पीएफ जमा किया, उस पीएफ पे आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है। तीन प्रकार के हमारे पीएफ थे, एसपीएफ, आरपीएफ और यूपीएफ। तो ये ड्यूरिंग द ईयर जमा होते हैं। इसकी एक अपनी लिमिटेशंस है कि इससे ऊपर अगर किसी एम्प्लॉयर ने आपका पीएफ जमा किया तो वो टैक्सेबल होता है आपके हाथ में सेम सेम ईयर। आफ्टर रिटायरमेंट का मतलब होता है कि सर आप 60 साल आपकी उम्र जो है वो कंप्लीट हो गई और रिटायरमेंट बेनिफिट के पैसे जो आपने अब तक जमा किए थे वो आपको मंथली मिलने स्टार्ट हो गए या लमसम मिल गए, तो उस अमाउंट पे कितना टैक्स इनकम टैक्स को देना रहेगा। जैसे कि अगर आपका यूपीएफ है और वो पूरा का पूरा आपने अगर विड्रॉ किया है और वो मतलब जो यूपीएफ है आपको पूरा का पूरा रिटायरमेंट के बाद मिलना स्टार्ट होगा, तो उस यूपीएफ को चार कैटेगरी में टैक्स किया जाता है। ये आपको याद याद होगा, मैंने पहले भी बताया था। आरपीएफ से अगर कोई पैसा आपको को रिटायरमेंट के बाद मिलता है तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। और एसपीएफ, स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से भी अगर कोई पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। तो हमको ये चीजें, तीन चीजें जाननी है सैलरी में बेसिकली कि इसमें होता क्या है। अब थोड़ी बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की। सैलरी वाले हर एम्प्लॉय कि आपसे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट जो भी हैं, आपसे उनका हमेशा सवाल होता है कि सर कैसे बचाया जाए सैलरी में टैक्स। सैलरी में टैक्स बचाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको दो इनकम टैक्स की रेजीम की जानकारी होनी चाहिए। सर ये इनकम टैक्स की रेजीम क्या होती है, तो वो भी ध्यान से देखो। हर फाइनेंस एक्ट में, ठीक है, हर फाइनेंस एक्ट में इनकम टैक्स के रेट प्रिस्क्राइब होते हैं। सर आपको इस रेट से इनकम टैक्स भरना है। उस फाइनेंस एक्ट में, जो पिछले वाला हमारा फाइनेंस एक्ट था, उसने हमें दो प्रकार की रिजाइन दी। एक रिजाइन दी ओल्ड और एक दी न्यू। किसके लिए लिए दी? इंडिविजुअल के लिए। दो प्रकार की रिजाइन प्रोवाइड की, एक तो ओल्ड, एक तो न्यू। अब अगर आपको टैक्स बचाना है तो सबसे पहले अपने एम्प्लॉय की इनकम को आपको इन दोनों रिजीम में फिट करके चेक करना होता है किसमें ज्यादा टैक्स बन रहा है। तो अगर ओल्ड रिजीम में अधिक टैक्स बन रहा है, यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, यहाँ पे कम बन रहा है, तो पहली कंसल्टेंसी उसको हम ये दे सकते हैं कि साहब आप न्यू रिजाइन में ही अपना इनकम टैक्स जो है वो भरें, ओल्ड रिजाइन को आप फॉलो ना करें। पहला दिमाग तो आप ये दे सकते हैं। दूसरे दिमाग की बात करूं तो काफी सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसका डिडक्शन आपको मिलता है। जैसे कि अगर आपके माँ बाप 60 साल से ऊपर हैं और आपने ओल्ड रिजाइन सिलेक्ट करके रखी है और उनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो 80D, पहले तो उसका सेक्शन जो है 80D था, अभी क्या है वो अपन देखेंगे दोबारा। 80D के तहत आपको 50,000 रुपए तक के मेडिकल एक्सपेंसेस की छूट आपको मिलती है, जिसकी जानकारी अमूमन मैक्सिमम लोग अपनी कंपनी को प्रोवाइड नहीं करते हैं और इसीलिए वो इस 50,000 रुपए का डिडक्शन सैलरी से नहीं ले पाते हैं। तो इस प्रकार की आपको सारी चीजों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब देखना एक अंतर। सैलरी में जो टीडीएस कटने का सेक्शन था, पहले पहले जो सो सैलरी में टीडीएस कटने का सेक्शन था वो था 192। ये कब था? इनकम टैक्स 1961 में। अभी जो नया सेक्शन आया है वो अपन जो टीडीएस के सेक्शन में देखेंगे 392 है आई थिंक। तो 392 नया सेक्शन भी लिख देता हूँ। 392 का अब जो सेक्शन है, इस सेक्शन के तहत कहा गया था कि सैलरी में जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है ना, वो एज पर सैलरी होता है, एज पर स्लैब रेट होता है, सॉरी, एज पर स्लैब रेट आपका टीडीएस जो है डिडक्ट होता है। लेकिन
आप अगर आपका स्लैब रेट, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश है आपका और आपको सैलरी मिल रही है, तो आप सैलरी का जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसमें ज्यादा बचत आप उसमें नहीं दिखा सकते। एक्सक्लूसिवली जो रूल इनकम टैक्स में दिए हैं उसी के तहत आपको उसमें जो बचत है वो दिखानी पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉय होते हैं जो आपसे राय मांगने आए आए हैं, उनकी कंपनी उनको एज अ कंसल्टेंट भी एनरोल की हुई होती है, और एज अ कंसल्टेंट या टेक्निकल सुपरवाइजर अगर आपको उन्होंने एनरोल किया है, तो आप उनको ये भी सलाह दे सकते हैं कि वो अपनी कंपनी को बोले कि मेरा जो टीडीएस है वो पुराने सेक्शन 194 जे, अभी मेरे ख्याल से 3994 है, तो 194 जे के अकॉर्डिंग मेरा जो है टीडीएस डिडक्ट करे, और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ना करने की बजाय हमको कंपनी में एज अ कंसल्टेंट बताए, और हमारी एक्सक्लूसिव जो जो सर्विसेज है वो कंपनी में दिखाए। इससे आपका जो टीडीएस है वो 10% डिडक्ट होना स्टार्ट होगा, और 10% डिडक्ट होने के बाद में अब नाउ यू आर नॉट अ एम्प्लॉयर, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, यू आर बिकम अ प्रोफेशनल। और जब आप प्रोफेशनल बन गए तो साहब आपके के काम पे आप जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो क्लेम करना आप स्टार्ट कर देते हो, जो कि सैलरी में पॉसिबल नहीं था। मतलब आपके आने जाने का भाड़ा, अगर आपने कोई एम्प्लॉय रखा है तो उसका भाड़ा, आपके ऑफिस के कोई एक्स्ट्रा बिल्स, इन सबको आप इस बिजनेस में क्लेम करके भी पैसा बचा सकते हो। ये बात तो आ गई एज अ कंसल्टेंट पैसे बचाने की सैलरी में। चार बातें हैं, चार बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद में सही गाइडेंस भी आपको आपके क्लाइंट के लिए देना जरूरी होता है। सही गाइडेंस में आपको बताना रहेगा कि साहब आपने अपने एम्प्लॉयर से जो कार ली हुई है ना साहब, कार कार ली हुई है जिसका यूज आप पर्सनल पर्पस पे भी करते हो, तो साहब इसकी भी एक वैल्यूएशन होगी, इस परक्यूजिट का भी एक वैल्यूएशन होगा, और वो वैल्यूएशन भी टैक्सेबल होगा। बिकॉज आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको कार दे के रखी है, तो सम अमाउंट ऑफ सैलरी आपकी उतनी माइनस करके रखी होगी, उसी से आपको कार प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी इनकम मतलब इस अमाउंट ऑफ सैलरी, इसकी कार की वैल्यूएशन को आपको सैलरी में एड ऑन करके और आपकी करेक्ट सैलरी का वैल्यूएशन आपको करना होगा। तो परक्यूजिट्स में अपन हमेशा जो भी फैसिलिटी एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई को आती है, उसका वैल्यूएशन के रूल निकालने होंगे, जिसमें कई प्रकार के नियम होते हैं, लाइक रेंट फ्री हाउस, गैस स्टोव, कोई काम करने वाले जो बंदे हैं, कुक है, कार है, बाइक है, ये सब जो दी हुई है, इसका वैल्यूएशन निकालना बहुत जरूरी होता है। और इस वैल्यूएशन के लिए, मतलब इस वैल्यूएशन के बाद ही हम उसकी सही सैलरी निकाल पाते हैं। तीसरी और मतलब सिक्स्थ और इम्पोर्टेंट चीज, अगर किसी भी प्रकार का रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है आपको ड्यूरिंग द आपके जॉब में, लाइक अगर आपको सिंपल सा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ में डायरेक्टली कर रहा है, तो वो कितना अमाउंट टैक्सेबल है और कितना अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, इसका भी सही कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। अब ये सारी चीजें करने के बाद में जो नई रिजीम और ओल्ड रिजीम का अंतर आया, तो मैं थोड़ा सा एक रेट ऑफ टैक्स पे आऊंगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको दिखाना, क्योंकि अगर मैं उसको दिखाया नहीं तो थोड़ा समझ में दिक्कत आएगी। एक मिनट। ये स्लाइड्स है, ये स्लाइड मैं आपको बकायदा प्रोवाइड करूंगा, और उसको एक चैप्टर की तरह अपन पढ़ेंगे। दो रिजीम है। सबसे पहली जो रिजीम है जिसको हम बोलते हैं न्यू रिजीम,
सबसे पहले जब दो प्रकार की स्लैब रेट आई, तो ओल्ड जो रिजाइम थी वो आपकी डिफॉल्ट रिजीम थी, मतलब अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो ओल्ड जो रिजाइम पहले हुआ करती थी, कौन सी वाली, ये वाली, हाँ ये वाली नहीं, ये वाली, ये ये अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती थी। लेकिन अब के जो नए इनकम टैक्स में जो फाइनेंस एक्ट 2026 में आई, मतलब हालांकि ये वाला नियम तो अपने को पहले साल से ही, मतलब पिछले साल से ही आ गया था, लेकिन अब भी, अब जो बच्चे भी नए इनकम टैक्स जो देख रहे हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई भी रिजीम सिलेक्ट नहीं की है, या आपने रिटर्न जो भरी है ना वो ड्यू डेट के बाद भरी है, तो आपके लिए जो रिजीम है ना वो न्यू रिजीम ही आएगी, डिफॉल्ट रिजीम। और इस रिजाइन के आने की वजह से जो सैलरी नाम का चैप्टर है ना, वो उसका लेंदीपन जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। उसके कम होने का कारण ये है कि इसमें बहुत सारे अलाउंसेस जो है ना वो आपको मिलते नहीं है। बहुत सारे अलाउंसेस के साथ साथ इसमें मैक्सिमम टाइप के जो डिडक्शंस हैं, सेक्शन 80 सी से लेकर 80 यू, पहले के जो सेक्शन हुआ करते थे, इनकी डिडक्शंस भी आपको नहीं मिलती। ठीक है, हालांकि इसमें जो 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 टैक्स है वो तब भी कम बन के आ सकता है। तो ये इस प्रकार की जो रजीम है, इसके आने से आपको थोड़ा सा जो है वो सैलरी में आपके एक्सपेंसेस जो कि जो अलाउंसेस वगैरह वगैरह है उसका कैलकुलेशन भी कम ही होता है। तो अब दोबारा आते हैं अपने सैलरी के चैप्टर पर। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। अब दिल से दिल तक का सेशन जो है खत्म, मैंने आपको क्लियर कट बता दी कुछ बातें कि सैलरी क्या होती है, कैसे होती है। अब अपन बात करते हैं चैप्टर की। A comprehensive guide to salary provision under the new Income Tax Act 2025 covering meaning, basis of charge, perquisites, allowances, deductions and the new tax regime, सबके बारे में अपन ने पढ़ लिया। बेसिस ऑफ चार्ज अपन ने पहले पढ़ रखा है, रेसिडेंट था कि या नॉन नॉन रेसिडेंट था। परक्विजिट्स मैंने आपको बताया, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अलाउंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ अलाउंसेस ड्यूरिंग द सैलरी, डिडक्शन सेक्शन 80 सी से लेकर 80 यू तक, और द मैजिक ऑफ न्यू रिजाइन जिसमें किसी भी प्रकार की डिडक्शंस या अलाउंसेस आपको नहीं मिलते हैं, एक दो को छोड़ के। The document consolidates all key concepts with the uploaded limits, valuation rules and critical exam point। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। Meaning of component of meaning and component of salary। Salary means remuneration received by an employee। यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं। Salary received by salary means any remuneration received by an employee from an employer in cash or kind for services rendered। द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैंने पहले ही आपको बता रखा है। सैलरी इज टैक्सेबल ओनली इफ दिस रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट। अगर ये रिलेशनशिप ही नहीं है तो सैलरी आपकी वो है ही नहीं। कवर्ड अंडर सैलरी क्या क्या कवर्ड होता है? सैलरी बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, फीस। कमीशन, कमीशन अगर आपको नॉर्मली मिल रहा है तो क्या होता है, वो अदर सोर्स की इनकम होती है अगर आपका कमीशन का बिजनेस नहीं है तो। और अगर वो कमीशन आपको आपका मेन बिजनेस का काम है तो वो बिजनेस हेडमेड में टैक्सेबल होता है। पेंशन एंड एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लास्ट में देखेंगे इसको भी। तो साहब अगर कंपनी का एम्प्लॉय को सैलरी दे देते हैं तो वो सैलरी हेड में आएगा। अगर डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं तो भी वो सैलरी हेड में आएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देगी तो वो बिजनेस हेड में आता है, ना कि सैलरी। ठीक है, तो ये बात ये ध्यान में रखना। फ्रीलांसर या कंसल्टेंट है अगर, तो प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी, जो मैंने आपको बताया कि साहब अगर आपकी कंपनी, सॉरी 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 कहाँ गया, अगर आपकी कंपनी अगर आपकी कंपनी आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर करके फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या टेक्निकल बंदा मान के अगर आपको प्रोफेशनल फीस प्रोवाइड करने लग जाए तो आप सैलरी के दायरे से बाहर आओगे,
नाउ योर इनकम कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल इनकम, और आपको उसके हिसाब से उसमें टैक्स जो है भरना होगा। ठीक है, आगे आते हैं। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन न्यू एक्ट 2025। टैक्स कंसेप्ट जो है वो चेंज हो गया, हमने पढ़ लिया है। सैलरी के प्रूफ के प्रोविजंस को इसमें कंसोलिडेट किया गया। इजी ड्राफ्टिंग विद स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज। सैलरी चैप्टर रिकॉग्नाइज बेटर प्रेजेंटेशन एंड लॉजिकल फ्लो। फॉर्म 16 अब क्या हो गया है, फॉर्म 130। सिंप्लीफाइड टैक्स रिपोर्टिंग अंडर अ न्यू फ्रेमवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से रखना। आगे आते हैं। Basis of charge. Basis of charge is salary is taxable on earlier of due basis और receipt basis. ये बहुत ध्यान से अपन जरा इस पे चर्चा करते हैं। ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस। अगर आपके एम्प्लॉयर ने ऐसा बोल दिया है कि आपकी सैलरी ड्यू हो गई, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की आपकी सैलरी 13 लाख रुपए थी, तो और आपकी सैलरी ड्यू हो चुकी है, आपने वहां पे काम कर चुका है, कर लिया है, तो भी आपको सैलरी पे ड्यू बेसिस पे टैक्स भरना होगा, भले ही वो रिसीव आपको उस साल के बाद में हुई। ठीक है, दिस मीन्स सैलरी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड बट येट टू बी रिसीव्ड इज स्टिल टैक्सेबल, एंड एडवांस सैलरी रिसीव्ड इज टैक्सेबल इमीडिएटली ऑन द रिसीट। अगर आपको कुछ भी एडवांस मिला है तब तो वो टैक्सेबल हो ही गई। ड्यू बेसिस का मतलब क्या है, सैलरी बिकम्स, यहां पे देख रहा हूं, सैलरी बिकम्स टैक्सेबल व्हेन इट्स फॉल ड्यू इवन इफ नॉट येट रिसीव्ड। रिसीव्ड बेसिस पे क्या मतलब, ठीक है, ये देख लीजिए, एडवांस सैलरी देख लीजिए, अर्निंग ऑफ सैलरी, ये अब ये क्या है। अगर तुम लोगों ने वो सुना होगा ना, सेवेंथ पे कमीशन, एट्थ पे कमीशन जो है लगा। सेवेंथ पे कमीशन एप्लीकेबल हुआ, लेट सपोज 2022 से सेकेंड पे कमीशन लग गया, मतलब 2022 से एम्प्लॉय की सैलरी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है साहब, कितनी बढ़ेगी, 1 महीने की सैलरी इनकी बढ़ी 5,000 रुपए। और एक्चुअल में सेवेंथ पे कमीशन जो लागू, मतलब इस समय ये नोटिफाई हो गया था, लागू जो होने की डेट थी वो थी 2024। तो 2024 में 2022 से जो सैलरी आपकी बढ़ी हुई थी, मतलब 22 में 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने थे। 2023 में भी आपको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने थे, बिकॉज आपकी सैलरी उस डेट से इफेक्टिवली बढ़ गई। तो 2024 में ना आपको ये 60 दूनी 1 लाख, 1,20,000 रुपए, हम्म 1,20,000 रुपए आपको 2024 में रिसीव, मतलब रिसीव होंगे। दैट इज अरियर ऑफ सैलरी, पास्ट सैलरी रिसीव्ड इन करंट ईयर, टैक्सेबल ऑन रिसीट, रिलीफ अवेलेबल अंडर द एप्लीकेबल प्रोविजंस। अभी समझना क्या है, इसमें चर्चा करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझिए। नया सेक्शन का 2024, 2024 में मेरी सैलरी थी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए और सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से 60,000 रुपए और जुड़ने थे। क्या मैं अपनी इनकम 2024 में 5,60,000 दिखाऊंगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। सर अभी तो आपने कहा कि रिसीव्ड और ड्यू, मतलब विच एवर इज, मतलब जो पहले होगा उस पे आपको टैक्स जो है देना होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अरियर्स ऑफ सैलरी होती है वो हमेशा जब आपको रिसीव होती है तब आपको उस पर टैक्स भरना पड़ता है। तो अभी ये 60,000 तो मैं टैक्स नहीं भरूंगा। उसके बाद आते हैं 2025 आया साहब। 2025 पे भी मेरी जो सैलरी थी वो 5,50,000 थी, मतलब बढ़ गई थी। और मतलब ठीक है, 5 लाख रुपए रुपए पे थी। 60,000 रुपए मेरे को फिर से आया,
ये 60,000 रुपए में मैं क्या 5,60,000 रुपए में मेरी इनकम दिखाऊंगा? जवाब है नहीं। यहाँ भी मैंने 5 लाख रुपए ही दिखाए, यहाँ भी 5 लाख रुपए दिखाए। ओके सर। अभी मेरे को 2026 में 5 लाख रुपए प्लस 60,000 रुपए इस साल के बढ़ते मिले, प्लस 1,20,000 रुपए मेरे को इस साल के भी आए। तो मेरे को आए 5,60,60,60,000, 6,60,60,000, 6,80,000। अभी 6,80,000 में थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। मान लेते हैं कि मेरी जो इनकम हो गई इसकी वजह वजह से 1 लाख रुपए में को और भी आए, तो ये हो गए मेरे 7,80,000। अभी साहब देखिए, समस्या हुई क्या, जरा समझ गया मैंने 1 लाख रुपए क्यों बढ़ाया। इस 1,20,000 रुपए का फंडा ऐसा है साहब कि अगर ये मेरे को 2024 में मिल गया होता, तो 2024 में मेरे को 5,60,000 रुपए की टोटल इनकम होती। 7 लाख रुपए तक मेरे को कोई टैक्स नहीं है। वो कैसे नहीं है, वो रेट ऑफ टैक्स में आप में अपन देखेंगे। तो 5,60,000 रुपए पे मेरे को कोई टैक्स जो है बनता? जवाब है नहीं। इधर भी मेरी इनकम 7 लाख से कम थी साहब, मेरे को कोई टैक्स नहीं बनता। लेकिन आपने इस इनकम को मेरे को दिया 2026 में। अगर 2026 में मेरे को ये इनकम नहीं आती साहब, तो मेरी इनकम 6,60,000 रुपए ही होती। और अगेन मेरे को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बन रहा होता। इसलिए अरियर्स ऑफ सैलरी में इनकम टैक्स में एक सेक्शन में रिलीफ था। उस रिलीफ को अपन कैलकुलेट करके अरियर्स ऑफ सैलरी निकालते हैं, तो एक्चुअल में आपको 7,80,000 रुपए दिख रहा है। इसके अपन अभी सवाल जो है लास्ट में देखेंगे। तो अरियर्स ऑफ सैलरी की वजह से आपका टैक्स ना 7,80,000 रुपए में भी नील ही आता। इसलिए यहाँ पे ये बोला साहब कि आपको रेस्पेक्टिव जो जो रिलीफ के जो प्रोविजन है वो आपके यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। सवाल अपन बाद में देखेंगे इसके। रिलीफ इज अवेलेबल फॉर बोथ एडवांस सैलरी एंड अरियर्स ऑफ सैलरी टू अवॉइड हायर टैक्स बर्डन ड्यू टू बंचिंग ऑफ इनकम। बंचिंग ऑफ इनकम का मतलब वही है कि आपकी एक बार में ही इनकम रिसीव होगी, तो उस एक बार की इनकम रिसीव में आपको कोई एडिशनली टैक्स और ना भरना पड़े। एक ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो ध्यान ध्यान से। सैलरी फॉरगॉन वर्सेस सैलरी सरेंडर्ड। क्या होती है सैलरी फॉरगॉन? सैलरी फॉरगॉन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय अपनी सैलरी ड्यू होने के पहले ही एम्प्लॉयर को बोल दे कि साहब आप ना नुकसान में है, इसलिए हम आपसे सैलरी लेना नहीं चाहते। तो वो हो गई सैलरी फॉरगॉन। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको सैलरी पे टैक्स जो है वो भरना नहीं पड़ेगा। सर जब मैंने पहले ही बोल दिया तो भरने की बात कहाँ से आई? भरने की बात इसलिए आई सर जी कि अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई ना, तो ड्यू में तो फिर आपको टैक्स लग जाएगा। आपको उसको रिटर्न में दिखाना होगा और आपको टैक्स जो है भरना पड़ेगा। सैलरी सरेंडर्ड क्या होती है? एम्प्लॉय गिव अप सैलरी आफ्टर एंटाइटलमेंट सिंस द राइट टू रिसीव हैज ऑलरेडी अराइजन, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सैलरी मिलने के बाद अगर आपने अपनी सैलरी कहीं दान भी दे दी ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। सैलरी ड्यू होने के बाद या सैलरी रिसीव्ड होने के बाद आपने कहीं भी दान दान दिया, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। उस केस में तो आपको टैक्स भरना ही होगा। द टाइमिंग ऑफ वेवर रिलेटिव टू द ड्यू डेट ऑफ डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। मैं वही बोल रहा हूं कि वेवर का जो मुद्दा है ना, वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है। आपने सैलरी बाद में सरेंडर की या पहले की, वो आपको देखना है अच्छे से। तो सैलरी फॉरगॉन में कोई टैक्सेबल नहीं, नॉट टैक्सेबल। और सैलरी सरेंडर जो होती है वो टैक्सेबल होती है, सीधी सी बात ये है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन प्रोफेशनल टैक्स एंड
एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तीन बातें पहले को ध्यान से देखते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 75,000 रुपए का मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साहब, आप अगर कुछ भी सैलरी पाते हो, आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है, इनकम टैक्स बोलेगा साहब 75,000 का मेरे से रिडक्शन ले लो। आपकी सैलरी 6 लाख रुपए है, इनकम टैक्स का बोलना है कि साहब 75,000 रुपए आप भी मेरे से स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। 75,000 रुपए में आपको एडॉक डिडक्शन बगैर किसी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन या प्री जनरेटेड कंडीशन के मैं आपको डिडक्शन प्रोवाइड करूंगा। कोई भी आपसे इस चीज का हिसाब नहीं मांगेगा। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में अलग अगर जब अपन रेट ऑफ टैक्स देखेंगे, क्या हम तो देखेंगे रेट ऑफ टैक्स, तो वहां पे और दे देखेंगे इसको। नो बिल्स और प्रूफ रिक्वायर्ड एप्लीकेबल अंडर द रिवाइज्ड न्यू टैक्स रिजीम फ्रेमवर्क। प्रोफेशनल टैक्स, अगर आप किसी भी क्लाइंट का प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअल में आप भरे हो ना, तो आपको उसका डिडक्शन मिलता है। मतलब 2500 रुपए का जनरली जो प्रोफेशनल टैक्स है, अगर उसका पेमेंट एम्प्लॉयर ने एक्चुअल में किया है, तो आपको उसका डिडक्शन भी मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमेशा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन जो होता है ना, वो अलाउ होता है, अलाउ होता है। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो किसी भी प्रकार की एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको अलाउ नहीं होते हैं। नए इनकम टैक्स में भी ये नियम है। ध्यान से गलती नहीं करना यहाँ पे। आगे आ जाओ। तो तीन बातें होती हैं, मैंने पहले ही बताया था। अलाउंस, परक्यूजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट। नेचर क्या 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 क्या, क्या होता है? कैश में अलाउंसेस, कैश का मतलब कैश और बैंक अलाउंसेस आपको मिलते हैं। परक्यूजिट्स नॉन कैश या नॉन बैंक होता है। ये एक प्रकार की क्या होती है? फैसिलिटी होती है, तभी तो उसका वैल्यूएशन जो है वो करना पड़ता है। और रिटायरमेंट जो बेनिफिट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पीरियोडिक होते हैं और एक लमसम होते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जॉब आपके वो पीरियोडिक होते हैं, और आफ्टर रिटायरमेंट वो वंस, मतलब जो होते हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट आपको लमसम जो है वो मिलते हैं। अलाउंसेस आपको सर्विस के ड्यूरेशन में मिलते हैं। परक्विजिट भी आपको सर्विस के ड्यूरेशन में मिलती हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायरमेंट पे ही मिलते हैं। बेनिफिट की बात कर रहा हूँ भाई साहब मैं। एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस जमा, एम्प्लॉयर ने आपका पीएफ जमा किया, आपके लिए बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट आपको कब मिलेगा? उसका रिटायरमेंट के समय। कैलकुलेशन डायरेक्ट या पार्सल, इसके लिए आपके परक्विजिट्स के लिए वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होता है। क्यों? बिकॉज उसको उसको मॉनेटरी टर्म्स में निकालना होता है। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए आपको उसमें कितना एग्जम्पशन है, ये आपको निकालना होता है। कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ो, वो हम क्लियर करेंगे। एग्जांपल एचआरए, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस, परक्विजिट्स में कार, रिटायरमेंट एनी बेनिफिट लाइक ग्रेचुटी। एड टू सैलरी, अलाउंसेस को पार्शियली ऐड किया जाता है। कई सारे अलाउंसेस होते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं। वो कौन से होते हैं वो देखेंगे अपन। परक्विजिट्स को भाई साहब जो वैल्यूएशन उसकी आई, वो परक्विजिट्स को पूरा का पूरा अमाउंट सैलरी में ऐड किया जाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी कई प्रकार के एग्जम्पशंस होते हैं, उनको कंसिडर करते हुए उसको भी अपने को ऐड करना होता है। मेजर इम्पैक्ट आया साहब अलाउंसेस का। कई प्रकार के अलाउंसेस ना आपको एप्लीकेबल रहे ही नहीं न्यू रिजीम में अगर आप जाते हो तो। ओल्ड में आपको कई प्रकार के अलाउंसेस जो हैं वो एग्जाम थे, उसकी उसकी पूरी एक प्रॉपर लिस्ट है मेरे पास में। परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट का जो जो इम्पैक्ट आया ना, वो बहुत ही कम आया। क्यों आया बहुत ही कम?
बिकॉज परक्विजिट्स के जो रूल्स है ना वैल्यूएशन के, वो कि ओल्ड इनकम टैक्स और न्यू इनकम टैक्स एक्ट में ऑलमोस्ट सिमिलर है। रिटायरमेंट बेनिफिट के भी जो रूल्स है ना वो ऑलमोस्ट, मतलब अगर आपको मैं उसमें ओल्ड वाला भी पढ़ा दूं या ओल्ड वाला भी आपने पढ़ रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। न्यू रिजिम में अलाउंसेस अलाउड ही नहीं है, इसलिए उसका मेजर इम्पैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउंसेस एग्जांपल रूल एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस सेक्शन था पहले, ये था 1031 रूल 2, ये अभी इसके न्यू और ओल्ड जो सेक्शन है ये दोनों यही है। एक्चुअल एचआरए रेंट पेड माइनस 10% और सैलरी 40 से 50% ऑफ सैलरी लीस्ट ऑफ, मतलब विच एवर इज लोअर। समझते हैं, जरा ध्यान से देखो उसको, एक एक करके अपन चीजों को देखेंगे। साहब आपको ना एम्प्लॉयर ने 3 लाख रुपए का एचआरए दिया हुआ है। अभी 3 लाख रुपए का जो एचआरए आपको दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि एक्चुअल एचआरए, तो आपका एक्चुअल एचआरए क्या 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 हुआ, सॉरी, एक्चुअल जो एचआरए हुआ वो 3 लाख रुपए हुआ। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, नीचे कुछ दिया है क्या? देखिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन ही नहीं दी हुई, एक मिनट में इसको नोट्स में ऐड कर।